Hello students, today we will continue our chapter number 14 further in science। तो आज के लेक्चर में पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वाटर। वाटर हमें किस तरह से यूज़फुल है और उसका पोल्यूशन किस तरह से होता है, ये टॉपिक्स हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो वाटर हमें किस तरह से यूज़फुल है ये हमें ऑलरेडी पता ही है, राइट। तो we know that water occupies a very large area of earth surface। वाटर जो है हमारे अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा एरिया है वो कवर करता है। ज़्यादातर जो वाटर है अर्थ के ऊपर वो कहाँ पे है, तो इट इज़ फाउंड इन सी एंड ओशियंस। ज़्यादातर वाटर है वो सीज के अंदर और ओशियंस के अंदर है। जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ है, तो इट इज़ फ्रोजन इन आइस कैप्स एट 2 पोल्स। तो जो फ्रेश वाटर है वो ज़्यादातर वो कहाँ पे है, तो सभी आइस कैप्स के ऊपर है। और जो भी सी के अंदर जितना वाटर है वो सारा वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, बिकॉज उसके अंदर सोल्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है। The availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive in particular area, but it also decides the diversity of life there। तो वाटर कितना अवेलेबल है उससे सिर्फ कोई अलग अलग जो स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, सिर्फ वो कितनी होगी वो सिर्फ उतना से डिसाइड नहीं होता। बट अगर वाटर होगा तो ही वो कोई भी स्पीसीज है वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, मतलब कि जिंदा रह सकती है। तो वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो नॉर्मल यूसेजेस हैं वो तो हमें पता है ऑलरेडी, ओके। आप लोग टेक्स्ट बुक में से एक बार रीड भी कर सकते हो, राइट। मैंने वो टॉपिक स्किप किया हुआ है कि वाटर नॉर्मली हम कौन कौन सी चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं। अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल ऑल्सो मैटर। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा नहीं कि नहीं करेगा उसके लिए टेम्परेचर भी मैटर करता है, उसके आसपास जो सोइल है वो भी मैटर करती है, राइट। बट जो वाटर है वो वाटर उसके अंदर मेजर पार्ट होता है। तो उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि वाटर है उसका पोल्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से वाटर पोल्यूशन अलग अलग कंपोनेंट्स की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से वाटर का पोल्यूशन है वो होता है। Sewage from our towns and cities and the waste from factories are also dumped in rivers and lakes। तो जो भी वेस्टेज मटेरियल्स टाउन्स में से या सिटीज़ में से या फिर फैक्ट्रीज में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा वेस्ट मटेरियल सारी वाटर बॉडीज़ में जाने की वजह से उसके अंदर वाटर बॉडीज़ का पोल्यूशन होता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशंस। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो जिनको कूलिंग के लिए वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सारा जो वाटर है वो यूज़ करने के बाद जो भी गंदा और हॉट वाटर है वो सारा फिर वाटर बॉडीज़ के अंदर जाने की वजह से वाटर बॉडी से उसका एक तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और साथ ही उन सभी की जो प्योरिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो वाटर पोल्यूशन है उसके लिए जवाबदार जो भी रिस्पॉन्सिबल टर्म्स है, किस किस चीज़ों से उस पर इफेक्ट होता है वो एक के बाद हम देखते जाते हैं। तो फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें डालना जिसकी वजह से वो पोल्यूशन हो, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज, तो उसके आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ है, जो भी रिवर होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं या लेक्स होते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उसके केमिकल्स की वजह से वो ख़राब होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी आते हैं जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के डिसीज होते हैं। सेकेंड, द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज। तो वाटर के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी एनिमल्स रहते हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका वो यूज़ करते हैं। बट अगर किसी रीजन्स की वजह से अगर वो ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसके अंदर वो स्पीसीज जिंदा नहीं रह सकते।
तो यह एक रीज़न है वाटर का पोल्यूशन का। एंड नेक्स्ट इज अ चेंज इन द टेम्परेचर। तो जितने भी वाटर के अंदर एनिमल रहते हैं उन सभी एनिमल को आदत होती है उसके आसपास के टेम्परेचर में रहने की। वो कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे जिंदा रह सकते हैं। बट अगर उस टेम्परेचर के अंदर अचानक एकाएक उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए तो फिर वो लोग उसमें जिंदा नहीं रह सकते। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके एग्स भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो अगर टेम्परेचर में ज़्यादातर चेंज हो तो उसके लिए वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग रीजंस की वजह से वाटर है उसका पोल्यूशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं मिनरल रिचेस इन द सोइल। जो सोइल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है जिसकी वजह से सोइल है वो क्रिएट होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज द सन। तो सन किस तरह से अलग अलग सोइल को क्रिएट करता है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब भी गर्म होती है तभी वो चीज़ एक्सपांड होती है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह से जो सनलाइट है वो कंटिन्यूसली सभी पत्थरों पे पड़ने की वजह से, रॉक्स पे पड़ने की वजह से वो हीटअप होते हैं। हीट होने की वजह से वो एक्सपांड होते हैं। नाइट में फिर तभी सनलाइट नहीं होती, इस वजह से अपने आप वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होने की वजह से जो भी रॉक है वो बार बार बढ़ने और घटने की वजह से धीरे धीरे उनके अंदर कुछ ना कुछ टूटने लगते हैं, वो क्रैक होने लगते हैं। और धीरे धीरे ऐसा करने की वजह से ये जो रॉक्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से सन है वो इफेक्ट करता है सोइल क्रिएट करने के लिए। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है वाटर। तो वाटर भी सोइल बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है। वाटर दो तरीके से काम आता है। एक तो कहीं भी मान लो वाटर के जो रॉक है उसके अंदर क्रैक है तो वाटर उस क्रैक के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वो जो क्रैक्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है फ्लोइंग वाटर। जो बहता पानी है वो भी रॉक्स के ऊपर बार बार क्रॉस होने की वजह से रॉक लंबे समय के बाद वो रोके वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और जो वाटर अपने साथ वो छोटे छोटे टुकड़े लेके जाता है वो टुकड़े भी बार बार एक दूसरे से लड़ने की वजह से, एक दूसरे से रब होने की वजह से उनके भी और भी छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं। इस तरह से वाटर भी उसके लिए यूजफुल है सोइल बनाने के लिए। थर्ड, विंड। तो जिस तरह से वाटर यूज होता है उसी तरह से विंड भी सोइल बनाने के प्रोसेस के अंदर यूज होता है, मतलब कि हेल्प करता है। विंड जो है वो भी बार बार एक फ्लो से बहने के कारण जो रॉक्स है उनके ऊपर धीरे धीरे क्रैक्स होना स्टार्ट होते हैं। और विंड अपने साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है रॉक के उसको अपने साथ लेके जाता है। इस तरह से विंड भी यूजफुल है सोइल बनाने की प्रोसेस के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। कौन कौन से साइकिल्स है जो हमें हमारे आसपास एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है, हमें यूजफुल होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें से कुछ हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 के अंदर पढ़ चुके हैं, हम वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। तो ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वाटर साइकिल। तो हमें पता है कि जो भी सरफेस के ऊपर वाटर है या फिर ग्राउंड के अंदर वाटर है वो दोनों ही धीरे धीरे एवोपरेट होने के कारण या फिर ट्रांसपिरेशन के कारण वेपर के रूप में हवा में जाता है। जो भी सरफेस वाटर है उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, पानी गर्म होता है और उसके वेपर बनने के बाद इवोपरेशन के कारण धीरे धीरे वो आसमान के अंदर वो पानी है वो इवोपरेट होकर जाता है। साथ में जो भी एनिमल्स है या फिर जो भी प्लांट्स है वो ट्रांसपिरेशन से या फिर रेस्पिरेशन से थोड़ा बहुत पानी वेपर के स्वरूप में जाते हैं, ऊपर जाता है। वो जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे क्लाउड्स बनते हैं, वो क्लाउड्स फिर आगे बढ़ते हैं,
जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वैसे वो ठंडे होते जाते हैं, ठंडे होने के बाद वो भारी होते हैं और फिर उसके वाटर पार्टिकल जनरेट होते हैं जो कि रेन से या तो स्नो के द्वारा वापस से ज़मीन के ऊपर आते हैं। ये वाटर वापस सरफेस वाटर में जाएगा या फिर ग्राउंड वाटर के अंदर जाएगा, तो फिर से इवोपरेट होकर ऊपर जाएगा या फिर ट्रांसपिरेशन या रेस्पिरेशन से ऊपर जाएगा, फिर से उसके बादल बनेंगे, फिर से उससे रेन होगी। इस तरह से जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी, इसलिए इसे बोला जाता है वाटर साइकिल। इसी तरह की एक और साइकिल जो कि नाइट्रोजन साइकिल, जो कि ये भी हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी हुई थी। तो उससे देखिए नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से वर्क करती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जमीन के अंदर, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। तो नाइट्रोजन फिक्स होने के कारण जो भी प्लांट्स है प्लांट्स उसको यूज कर पाते हैं। वो प्लांट्स में से या तो जो प्लांट्स डेड हो जाता है तभी उसका कन्वर्जन हो जाता है एमोनिया के अंदर, इस प्रोसेस को बोला जाता है एमोनिफिकेशन। या तो फिर उस प्लांट्स को कोई भी एनिमल्स खाते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और फिर वो एनिमल्स डेड होने के बाद भी उसका कन्वर्जन हो जाता है फिर एमोनिया के अंदर। तो जो भी नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन एमोनिया के अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम एमोनिफिकेशन। वो एमोनिया में से फिर नाइट्रोजन का एक फॉर्म है नाइट्राइट्स, उसके अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर वही नाइट्रोजन का कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स के अंदर। तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ये है नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स है। उस नाइट्रेट्स के बाद में डीनाइट्रिफिकेशन होता है और नाइट्रेट्स में से वापस नाइट्रोजन बन जाता है और एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, और फिर एटमॉस्फेयर में से वापस से प्लांट्स यूज करते हैं। इसी तरह से साइकिल है वो चलती रहती है। अब ये आउटर वाली साइकिल देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसका डायरेक्ट नाइट्रिफिकेशन होके और एटमॉस्फेयर के अंदर या तो फिर इंडस्ट्रीज के अंदर उसका यूज किया जाता है। वो नाइट्रोजन फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होके और फिर से वो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वापस से ऐड हो जाता है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है उसकी साइकिल है वो चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं हम। तो एयर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो यूज कर सकते हैं हम वाटर के अंदर कार्बोनेट्स के स्वरूप में, और उसमें से हम बना सकते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के रूप में यूज करके वाटर के अंदर हम उसमें से लाइमस्टोन से वो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर यूज हो सकता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट से वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और अपना जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर से एक तो कोल बन सकता है, हमने पढ़ा था राइट कि प्लांट से बहुत समय तक रहने के बाद उसमें से कोल बनता है। या तो फिर प्लांट्स का यूज है एनिमल करते हैं खाने के अंदर, और फिर एनिमल्स में से या तो पेट्रोलियम बन सकता है या तो फिर दूसरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो बन सकते हैं। ये जो भी एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर या फिर डिकम्पोजिशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमें पता है कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो हम रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और जो प्लांट्स है उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, फिर से उसका यूज होता है प्लांट्स के अंदर, फिर एनिमल्स के अंदर, फिर से वापस एटमॉस्फेयर के अंदर। इस तरह से कार्बन की जो साइकिल है वो चलती रहती है। उसके बाद अभी ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं। ये सारे फिगर्स भी हमें याद रखने हैं, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जो आप फिगर के अंदर जो जो आप लिख रहे हो वही सेम चीज़ आपको फिर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, सेम चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का यूज़ हम सभी ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर है वो करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो ऑक्सीजन का यूज़ होगा रेस्पिरेशन के अंदर। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़े से उसके अंदर वेपर होते हैं, मतलब कि H2O भी उसके अंदर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज़ है वो प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, और जब भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें से वो अपना फूड बनाते हैं, और उस फूड का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे मैं दिया हुआ है C6H12O6। ये फूड को हम यूज़ करते हैं और फिर हम वापस से रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। उसका यूज़ प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसमें से वो फूड बनाते हैं, वो फूड हम यूज़ करते हैं। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। आउटर साइकिल अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब भी प्लांट्स करते हैं तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के वक्त प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज करते हैं।
फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं और फिर से वो ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं। इस तरह से जो ऑक्सीजन साइकिल है वो भी कंटिन्यूस चलती रहती है। चलो बीच में एक टॉपिक मैंने स्किप किया था, उससे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप लोग टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेना उसे। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे विंटर के दौरान बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, राइट। तो ऐसे एरियो में, ऐसे एरियाज के अंदर वो लोग ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि जिससे जहाँ प्लांट्स है उसके आसपास हीट है वो बनी रहे। वो आसपास ऐसे कांच के प्लेट्स लगा देते हैं, उसके अंदर एक बार अगर सनलाइट आती है तो फिर उससे जो भी हीट जनरेट होती है वो बाहर वो लोग नहीं जाने देते। इस तरह की जो कंडीशन क्रिएट करते हैं उसे बोला जाता है ग्रीन हाउस। इसी तरह से हमारे आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलती है। कुछ कुछ जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो जितनी भी सनलाइट आती है उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस वो अर्थ पे से वापस उस हीट को जाने नहीं देते। तो इस तरह से हर रोज जो हीट हमारे अर्थ पे हर रोज बढ़ते जाते हैं। साथ में ऐसे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसेस भी हर रोज बढ़ते जाते हैं। इसकी वजह से जो पूरे ग्लोबल का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी बढ़ते जाते हैं। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन क्या है, तो ओजोन ऑक्सीजन में से ही बना होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है O3। ओजोन का काम क्या है, तो ओजोन एक तरह से उस जहरीला होता है, पॉइजनस गैस है, बट हमारा हमारे लिए अच्छा लकी चीज़ ये है कि जो ओजोन है वो अर्थ से बिल्कुल ही नज़दीक नहीं होता, बहुत ही दूर होता है। साथ में ओजोन हमारे लिए हेल्पफुल ये है कि ओजोन जो है सन के जो हार्मफुल रेडिएशंस है उन सभी को अर्थ तक पहुंचने नहीं देते। इन सभी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अर्थ को बचाता है इन हार्मफुल रेडिएशन से। तो इसलिए ओजोन है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। बट एक प्रॉब्लम है कि CFC गैस, मतलब एक क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस, ये जो गैस है ये ज़्यादातर AC और रेफ्रिजरेटर में से निकलता है, उसके अंदर यूज होता है। तो CFC गैस है वो ओजोन के जो पार्टिकल्स है उसके साथ रिएक्ट करके और ओजोन को वो धीरे धीरे कम कर देता है, उसको डिप्लेट कर देता है। तो इस वजह से जो ओजोन है उसका लेयर कम होता जाता है और धीरे धीरे अर्थ के ऊपर जो हार्मफुल रेडिएशन है सन के वो आने स्टार्ट होते हैं। इस फिगर के अंदर हमें दिखाया कि ईयर के ईयर किस तरह से धीरे धीरे ओजोन का जो लेयर है वो कम होते जा रहा है और ये कम होने की वजह से जो अर्थ पे हार्मफुल रेडिएशन है वो बढ़ते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी को टेक्स्ट बुक में से ये चैप्टर एक बार रीड कर लेना है, राइट। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक में से इसे अच्छी तरह से रीड करके और प्रिपेयर कर लो।